जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, अब कभी कभार ऐसा होता है कि हम बीवी से कहते हैं कि यार देख बात सुन, हमें शेयर्स दे दे, तू तेरी मेहरबानी, ठीक है, हमें शेयर दे दे सब्सिडरी के, और अगर तेरी सब्सिडरी ने ना अच्छा परफॉर्म किया तो हम, ये कौन सा सवाल था? ओ 18, मैंने कहा बाद में ये ना मिले ही ना। क्वेश्चन नंबर 18 और ये क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। अच्छा अच्छा जी, हमने कहा यार अभी भी बात सुन, यार तू इतने पैसे मांगी जा रहा है यार यूफोन के, यार ठीक है यार, तू भाई है हमारा, कैश भी तुझे दे दिया, अपने शेयर्स भी इशू कर दिए, डिबेंचर्स भी पकड़ा दिए भाईजान, डिबेंचर्स भी पकड़ा दिए, हम जिस गाड़ी में आए थे वो गाड़ी भी हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं, अब जान देना बाकी रह गई है, पता नहीं तुम्हारी सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म करेगी भी या नहीं करेगी। कहने लगा किंग, कहने लगा ओके डन, ऐसा कर लेते हैं, लगी तो लगी, लगी तो, अगर मेरी सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो तुम मुझे 5 मिलियन और दे देना, और अगर अच्छा परफॉर्म ना किया तो ना देना। अब इसमें भी फिर ना कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ KPI सेट किए जाते हैं, और ये भी नहीं होता कि 5 है या 5 नहीं है, ये ऐसे होता है सब्सिडरी ने इतना परफॉर्म कर दिया तो 5 मिलियन दे देना, अगर इतना किया तो 4 मिलियन, अगर इतना किया तो 3 मिलियन, इस तरह से करके कंटिंजेंट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी कुछ पैसे जो है वो किंग के साथ हम तय कर देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कंटिंजेंट कंसीडरेशन, लेकिन इसको हम कहेंगे पेएबल ही आसानी के लिए जी। कंडीशनल, कंटिंजेंट, कंटिंजेंट अपॉन व्हाट? कंटिंजेंट अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना है भैया। अच्छा चलें जी, तो आए जी क्वेश्चन नंबर 19 पे आए। क्वेश्चन 19 क्या है जी? अब ये 20 है वो सवाल जिसमें हमने शेयर्स इशू करने हैं, फिर कभी शेयर्स ले लेना, तो ये इंशाल्लाह करेंगे ईदों बाद, ये फिर ना ओवरडोज हो जाना ज़रा, ये बस एक जैसे ज़रा हाजमा सही रहता है इनसे। और बेटा 90% क्वेश्चंस आप जाके एसोसिएट का चैप्टर ओपन करें, एसोसिएट वाले चैप्टर में जब पास पेपर्स में जाएंगे तो उसमें सब्सिडरी प्लस एसोसिएट 18 नंबर के सवाल होंगे, 17, 18, 19 ऐसे सवाल होंगे, और मोस्ट रिसेंट क्वेश्चंस वही होंगे। आप जाके देख लें, उनके अंदर आपको 90% से भी ज़्यादा सवालों, 90% सवालों के अंदर ये एडजस्टमेंट मिलेगी, बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। नहीं कंटिजेंसी वाली नहीं, ये पेज 27 वाली सारी, ठीक है ना, कंटिजेंसी वाली, सिर्फ कंटिजेंसी वाली इधर शो है। लेट्स सी whether it's working or not. It is working, it is working, whether it is working or not, it is not, so it should be held accountable. छुट्टी कब होनी है? छुट्टी नहीं होनी है उसको, छुट्टी कहाँ मिलती है जिसने सबक याद किया होता है? मुझे मिली, तुम्हें मिली, छुट्टी तो वो करके बैठे हैं जो घरों में याशी कर रहे हैं सब, लेकिन ये लेक्चर उनसे लिया नहीं जाना और फिर वो मारे जाने, घर नहीं लिया जाता। क्या मतलब एक ही पार्ट? मैं तुम्हारे कहने बी पार्ट हो ना, पार्ट बी तो होता ही नहीं है, 1 और 2 होते हैं। नहीं नहीं नहीं, पार्ट 2 सिर्फ हम इसलिए किया करते हैं ताकि वो लेंथ ना बढ़े लेक्चर की डाउनलोड। अब आप अगर ये आपका मकसद कहने का ये है कि घंटे के अंदर क्लास ही ख़त्म हो जाए, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ आज ऐसा कर लूँगा कि पौने पे ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। ज़रा ये सवाल कर लें, नहीं 45 पे आज ख़त्म कर दूँगा, 5 मिनट आज आप लोगों को ईदी में 5 मिनट, अल्लाह करे ऐसा हो सके, वैसे नीयत है मेरी। On Jacob April 14, P acquired 75% of S equity shares. P acquired 75% of S equity shares by means of a share exchange and an additional amount payable on 1st April 15, एक साल बाद, that was contingent upon post acquisition performance of S. अब ये जो by mean of share exchange है, इसका डाटा गिवन नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। असल में कहानी इस वक्त सिखाई किसकी जा रही है इस सवाल के अंदर, पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस के ऊपर कंटिंजेंट है कुछ पेमेंट, वो भी है, तो ये इस सवाल के अंदर नई चीज़ है हमारी।
ठीक है। अच्छा, अब आज बैठ के पढ़ाई जा रहा है ना, गोलियां करा रहा है आज। अच्छा, अब इसमें ना बच्चों मामला कुछ इस तरह से है, हम इस वक्त खड़े हैं 1 अप्रैल 2014 पर, ठीक है, और वादा किया हुआ है 1 अप्रैल 15 पे अगर परफॉर्मेंस अच्छी दे गई सब्सिडरी तो कुछ और पैसे देंगे। अब इस तरह के सवालों में ना कहना मैं ईद पे जाना है। अब इस तरह के सवालों में ना जी आपको जो फिगर्स गिवन होंगी बेसिकली वो फेयर वैल्यू गिवन होगी, अंदाज़ा लगा जो KPIs वगैरह उन्होंने सेट किए होंगे उस हिसाब से अपनी सेटिंग करके सारी उन्होंने कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करा के सब कुछ करा के आपको फेयर वैल्यू देनी है। जिस दिन ये सवाल के अंदर गिवन होगी, ये आपके बस की बात ही नहीं है क्लास पर्चे में बैठ के, ना ही आपके सिलेबस में कहीं दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक है। बस इतना पता होना चाहिए कि ये कंटिंजेंट कंसीडरेशन जो है, जिस दिन आप सब्सिडरी खरीदने जाएंगे उस दिन अंदाजे से एक फेयर वैल्यू दी जाएगी, और जिस दिन एक्चुअल में पेमेंट होनी है या बीच में ईयर एंड आना है उस दिन की फेयर वैल्यू सवाल में गिवन होगी, आपने बस उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। ओके, वेरी सिंपल। एज at the date of acquisition, P assessed fair value of this contingent consideration at 5.2 million। अब इधर देखो 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 2000, ये ईयर एंड हमारा कौन सा चला, ईयर एंड 2000, ईयर एंडेड हमारा ईयर एंड 31 मार्च है, तो ईयर एंड 31 मार्च 2015 का जो है, इसमें आपने ये एंट्रीज जो मैं कर रहा हूँ, इसमें पहली एंट्री 1 अप्रैल 14 को आप क्या करेंगे, आज आपने शेयर्स खरीदे तो आपने कर ली एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट, और ये कंटिंजेंट कंसीडरेशन पेएबल कहलाती है, लेकिन हम इसको सिर्फ क्या कहेंगे, पेएबल। जैसे हमने थोड़े पैसे फिर कभी ले लेना, उसको डेफर्ड कंसीडरेशन पेएबल कहा जाता है, लेकिन हम उसको क्या कह रहे थे, पेएबल। ठीक है, डिवेंचर पेएबल आसान कर लेना, पेएबल 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 पेएबल, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट। जरा पॉज करिएगा भाई जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट। पेएबल है, हमने कहा जी अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो 5.2 मिलियन आपको हम मजीद पे करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट आज हमने पेएबल क्रेडिट कर लिया। अब ईयर एंड आएगा, ईयर एंड पे खड़े होकर हमने रीअसेस करना है। ये जो अंदाजा पी ने असेस करके जो फेयर वैल्यू निकाली, जो अंदाजा लगाया था, इस असेसमेंट को पी रीअसेस करेगा। ईयर एंड पे जाके देखेगा, क्योंकि 31 मार्च की तो पेमेंट नहीं ना हो रही, जाके देखेगा हाँ भी क्या सूरत हाल है, साल गुजर गया है, कैसा परफॉर्म किया सब्सिडरी ने। ठीक है, तो अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई है तो जितना कहा था उतना होगा, और अगर कुछ कमी है तो थोड़ा सा अपने KPIs उनके होते हैं, वो आपको नहीं पता, आपको निकालना नहीं पड़ेगा, सिंपल आपको फिगर गिवन होगी। तो आगे जाके क्या कहता है, बट बाय 31 मार्च 15 इट वॉज क्लियर दैट अमाउंट टू बी पेड वुड बी ओनली 4.1 मिलियन। इसका मतलब आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, ये वो वर्सेस वाली कैलकुलेशन, ये ऐसे समझो IAS 21 चल रहा है। आज बच्चे ने सवाल भी किया था ना IAS 21 का, ठीक है, IAS 21 ही चल रहा है। समझो IAS 21 में क्या कहते थे हम, लायबिलिटी बुक की है हमने 5.2 पर, और लायबिलिटी पहुंच गई है इस वक्त 4.1 पर। अब लायबिलिटी को 5.2 से 4.1 पे लेके जाना है, लायबिलिटी को कम करना है। लायबिलिटी कम करेंगे तो लायबिलिटी डेबिट, पेएबल डेबिट और इनकम या एक्सपेंस, इनकम या एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट नु छाड़ दो, इन्वेस्टमेंट कहां से आई, साल बाद कहां से इन्वेस्टमेंट आई। इन्वेस्टमेंट की एंट्री जैसे डिबेंचर वाली है, जिसमें उसमें कल हमने बात की थी, ये पेएबल वाली एडजस्टमेंट में, इसमें देखो ना, इधर इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट किया था, बाद में इंटरेस्ट क्या इन्वेस्टमेंट में डेबिट किया था, वो एंट्री सिर्फ होती है एक्विजिशन डेट के ऊपर, बाद वाली तो सारी CRE को हिट करनी है। मैं ये बात ही नहीं कर रहा CRE या जहां भी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपका पेएबल 5 से 4 पे चला गया है तो ये इनकम है या एक्सपेंस है, पहले आया था दसो, फिर अगली गल करेंगे कितने जाना है। ठीक है, आपका पेएबल 5 से 4 पे चला गया, ये इनकम है या एक्सपेंस है। लायबिलिटी कम होना खुशी है या दुख है, खुशी की बात है भाई, खुशी की बात है। कितने की खुशी, साड़ी खुशी कितने गई, आ रही। ठीक है, तो पेएबल डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कितने से, 1.1 से। अब ये P&L वाली हिट हमने कहां देनी है, हाँ इस सारे सफे की सारी एंट्रीज कहां पे, तो एक्विजिशन डेट पे खड़े होकर इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, डिबेंचर क्रेडिट,
पेएबल कंसीडरेशन कंटिंजेंट वाली क्रेडिट, पेएबल डेफर्ड वाली क्रेडिट, पेएबल सब कुछ क्रेडिट होता है, इन्वेस्टमेंट डेबिट होती है एक्विजिशन डेट पर। और उसके बाद दो ऐसी चीजें हैं जो ईयर एंड पर जाकर चेंज हो सकती हैं। एक, फिर कभी पैसे ले लेना वाला इंटरेस्ट जो ग्रो कराते हैं, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, और दूसरा ये कंटिंजेंट कंसीडरेशन की फेयर वैल्यू का चेंज। इसके अलावा कोई और चीज हमने ईयर एंड पे जाके देखा नहीं था कि वो छिड़ती हो, ठीक है ना, तो सही है। तो ये दो ही चीजें छिड़ी हैं और ये दो ही चीजें छिड़कर आपके पीएनएल को हिट करती हैं, यानी अल्टीमेटली आपको हिट करेंगी सीआरई को जाके। जैसे ये मैंने अभी बोला, ये जो हमने अभी काम किया है, यही तो हो रहा है। देखो भाई सवाल नंबर कौन सा, जरा बताओ सवाल नंबर कौन सा जी, सवाल नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट डेबिट कंटिंजेंट कंसीडरेशन पेएबल बताओ कितना था जी, 50 कितना था, 55.2 इन्वेस्टमेंट, अच्छा 5.2 था, 5.2 से इन्वेस्टमेंट डेबिट कंसीडरेशन, यार एक मिनट, पेएबल, ठीक है, पेएबल ठीक हो, जैसे ऊपर पेएबल, सिंपल पेएबल है बस, ठीक है, जेड़ा भी पेएबल है, छोड़ो यार, पेएबल है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट डेबिट 5.2 से, पेएबल क्रेडिट 5.2 से, ईयर एंड पर गए, वर्सेस की कैलकुलेशन से गुजारा, तो 5.2 वर्सेस 4.1 किया, तो हमने कहा 5.2 से लायबिलिटी को 4.1 पे ले जाओ, ये हमारा सवाल है, ऐसा ही है। तो लायबिलिटी क्या हुई, 1.1 से कम, तो ये पीएनएल में ले जाओ और इसको सीआरई में डाल दो। और अगर इसके उलट हो जाए कभी, 5.2 से ये 6 पे चला जाता, तो 0.8 से लायबिलिटी बढ़ जाती, लायबिलिटी क्रेडिट तो पीएनएल डेबिट हो जाता, लेकिन वो नहीं रहना, फिलहाल ये काफी है, ओके, तो सही है। तो लायबिलिटी ही डेबिट करके, हमने लायबिलिटी कम करके और पीएनएल को क्रेडिट कर लिया, डन जी। और समझ आई कुछ? अच्छा, वैसे एडिशनल एक बात कर रहा हूं, जब ये हमारा ईयर एंड हो जाएगा और उसके बाद ये यहां पर हमारा ईयर एंड तो हो गया ना 31 मार्च 2015 पे, ऐसा ही है। तो यहां पे 1 अप्रैल 2015 पे यहां पे ये पेमेंट होगी। ये ईयर कौन सा होगा, ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। इस साल के अंदर जब साल का पहला दिन आएगा, यानी 1 अप्रैल 15, इस दिन अब हम पेमेंट करने जाएंगे, अब बीबी को पेमेंट करने जाएंगे, और बीबी को पेमेंट करते हुए कहेंगे कैश ले लो, कितना, 5.2 पर तो लायबिलिटी बची नहीं, पहले पेएबल डेबिट करो। पेएबल कितने पे मौजूद है इस वक्त, पेएबल कितने पे चला गया है, 4.1 पे, तो यही कैश हम उसको पे कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये सवाल की रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, सर समझाने के लिए आपको मैंने ये एंट्री कर दी, ठीक है। आपकी एंट्रीज तो ये हैं, तुम यहाँ कहाँ उसके साथ मिक्स हो रहे हो भाई जी। तो ये जनाब हमारी एंट्रीज हो गई, ये ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट, वही वाली बात, इन्वेस्टमेंट डेबिट, असल तो लड़ाई इसी की चल रही है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद पेएबल आज क्रेडिट कर लें, और उसके बाद जब एक्विजिशन डेट के बाद कोई चेंज आ रहा है, वो इन्हीं दो में ही आ रहा है बस। किस में आया था पहले, किस में आया, इधर देखो, एक ये देखो, ये अजीब सा रंग जो है, पिंक सा रंग जो है, ये एक बार पीएनएल आया है जब हमने थोड़े से पैसे ले लेना की बात की थी और बाद में उसकी अनवाइंडिंग आई, ये तो डेबिट ही होगा। दूसरा, हो सकता है कुछ और पैसे तुम्हें देकर अच्छा परफॉर्म किया, तो इस केस में भी आपके पीएनएल को हिट लग सकती है, लेकिन ये दोनों तरफ लग सकती है। पर फिलहाल मैंने आपको सिर्फ एक ही बता दी कि आपकी लायबिलिटी में कमी आई है तो गेन आ जाएगा, ठीक है। ये जनाब आपकी टोटल, इसके अलावा फिलहाल समझे, अगर ये है ही नहीं, वैसे तो है ये, लेकिन ये फिलहाल है ही नहीं, ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है इसका ट्रीटमेंट ना। वैसे तो पहली एंट्री भी सेम है, बस एक छोटी सी बात, जो ईयर एंड पे इसको कुछ छेड़ते नहीं है ना, इसलिए वो फिर आपको ना कंफ्यूज ना करे दूसरों के साथ मिक्स होके, क्योंकि ईयर एंड के ऊपर दो पेएबल्स छेड़ रहे हैं, बाकी तो कैश हो गया ना। इधर देखो, कैश ले लो सिंपल, शेयर्स ले लो सिंपल, कैश डिबेंचर ले लो सिंपल, इसमें भी इंटरेस्ट की कोई बात नहीं, अनलेस कि वो कहीं इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर कैश ले लेना, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, प्रेजेंट वैल्यू पे याद है रिकॉर्ड किया था, और ईयर एंड पे इसकी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की थी, इंटरेस्ट डेबिट पेएबल, पेएबल को ग्रो कराया था। ये पेएबल आपका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके पेएबल, ये पेएबल ग्रो हुआ, जो इंटरेस्ट को आपने रिकॉर्ड किया, ये कहां जाएगा, सीआरई में। उसके बाद हो सकता है तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस से पैसे दें, तो आज उस परफॉर्मेंस की फेयर वैल्यू सवाल में गिवन होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, ईयर एंड पे उसको रीअसेस करो, अगर बढ़ गई है तो पीएनएल क्रेडिट, अगर कम हो गई है तो, सॉरी
लाइबिलिटी अगर बढ़ गई है तो पीएनएल डेबिट, लाइबिलिटी अगर कम हो गई है तो पीएनएल क्रेडिट। ठीक है, बहरहाल ये पीएनएल का डेबिट क्रेडिट भी किसको जाएगा, सीआरई को। ठीक है, उसके बाद हमारे से एसेट ले लो, तो एसेट ले लो के अंदर हमने क्या कहा, किताबों से निकालेंगे उसको बुक वैल्यू पे, लेकिन उसको बेचा होता है हमने फेयर वैल्यू पे, तो इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे, और गेन लॉस अगेन कहां चला जाएगा, सीआरई के अंदर। गॉट इट? चल अच्छा जी, अब एक छोटा सा जरा होमवर्क में सवाल लिखें, एक छोटा सा सवाल, वो मैं नहीं करवा रहा, और मैं थ्योरी पढ़ा के आपको कुछ एमसीक्यूज निशान लगा के दूंगा, वो भी फिर आपके अब होमवर्क में ही है। ठीक है ना? नींद आ रही है ना, तो इसलिए तो थ्योरी कराने लगा हूं, ताकि अच्छी सी नींद आए, तुम सो जाओ। काफी कहाँ हो गया यार, आज तो कुछ भी नहीं पढ़ा। आज पढ़ा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा के यार पढ़ लिया, और ऐसे ना किया करो यार। अच्छा अच्छा जी, वॉल्यूम 1 में से ना आपने, नहीं मैं इसीलिए होमवर्क दे रहा हूं, IS 38 का चैप्टर ओपन करना है, और उसमें पेज नंबर 282 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कशन वाला सवाल है, ये ज़रा आपने एक बार करना है। ठीक है, होमवर्क शुरू हो गया है, तो होमवर्क नंबर 1 ये हो गया। होमवर्क नंबर 2 MCQs, वो मैं बता दूंगा कौन कौन से, कुछ थ्योरी पढ़ा दी तो वो हो जाएंगे ना। आगे देखो, पौने तक भी 10 मिनट पढ़े हैं जो मैंने मांगे हैं, ऐसे तो ना करो कुछ, बस गपशप। पौने तक 50 मिनट तक तो पढ़ लो बस। पास पेपर नंबर 1 था, 2 था, 5 और 6, बस इतना सा काम, 6 दिन में सिर्फ इतना सा काम। चलो अब थ्योरी पढ़ते हैं। पिछले 2 भाई आप लोगों का मसला है, मैंने कहा था कि अगर चाहो तो संडे को कर लो, आपने क्यों चाहा, आपने क्यों नहीं उसको कल करना चाहा? मतलब ऑप्शन मैंने ये मैं तो तजर्बे से यही सीख रहा हूं कि ऑप्शन देना जो है ना, ये भी ये मौत ही है जवानों की। ठीक है ना, ऑप्शन देनी नहीं सही। चलो जी, आज वो टेबल दिखा के आया था ना, वादे के मुताबिक, वो पढ़ते हैं। पता है कैसे पढ़ना है ये देखो मैंने कैसे पढ़ाना है आपको। पहले मैं पढ़ लूं, पेज नंबर आप 24 पे आए, मैं आपके लिए पहले पढ़ता हूं, फिर आपका पढ़ना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ओ भाइयों, ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे, अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, टुडे यू नो 1 leg इज इन everybody's 1 leg आउट स्टेशन वालों की इन द बस और कार, एंड अदर leg इज इन क्लास, सो दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। आपको जरा कम पढ़ाना पड़ रहा है तो माफ कर दीजिएगा। हाँ, MCQs के लिए भाई कोई जरूरी चीज है, बस सिर्फ वो पढ़नी है। हैं? नहीं यार, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए बस तैयारी चलती है। वैसे अखीर कहती है बजट जाए तनख्वाह वाले तबके ने, उन्होंने कहा आ जाओ, तुसी तो सानू लब्बे ही होए हो ना जी। इधर देखें जी, एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल, देखें जी, कंट्रोल का पता होना जरूरी है, क्योंकि कंट्रोल जब होता है तो आप फिर जिसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है उसको आप कंसोलिडेट करते हैं, चाहे 100% ओन नहीं भी कर रहे हो, कंट्रोल ही तो कंसोलिडेट करवाता है सारे एसेट्स ऐड करना। तो हमारा ये स्टैंडर्ड जो है IFRS 3 और 10 जो है, ये कहते हैं कि कंट्रोल कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो उसने कहा कि एन इन्वेस्टर, एन, जा रहा हूं ना, ईदों बाद होमवर्क चेक होगा। ये एन इन्वेस्टर
एक इन्वेस्टर जो है, जैसे कि पीटीसीएल, जिसको पेरेंट भी कहते थे, मैं कहता हूं पीटीसीएल इन्वेस्टर था, शैल डिटरमिन वेदर इट इज पेरेंट। इन्वेस्टर जो है पीटीसीएल ये डिटरमिन करे कि वो पेरेंट है भी सी। भाई घर पहुंच गए पहले। अच्छा, तो फिर खाला घर जाना होगा ही। एन इन्वेस्टर शैल डिटरमिन वेदर, अच्छा ऐसे खोया, ऐसे करके बैठे हो। अब मतलब बताओ ऐसे क्या कर रहा हो, क्या सोच रहा होगा। अच्छा, एन इन्वेस्टर शैल डिटरमिन, मलाई बोटी यार पढ़ लो यार, 50 तक ये इन्होंने एक जुगत लगाई है, 50 तक, 50 पे छुट्टी हो थोड़ी बात नहीं है। मैंने सर से 10 मिनट मांग लेना, वरना चुप कर दो। अच्छा चुप, मैंने ये, अच्छा सुनो ना, मैंने ये ना टेबल पढ़ा के भेजना है आपको, अब ये आपकी मर्जी है, घर जाके पढ़ लेना। मैं बात से फिर गया हूं, जाओ। अच्छा यार पढ़ लो, ये 5 मिनट तो ऊपर दे दो ना बस, ये वाले बस, ठीक है। एन इन्वेस्टर शैल डिटरमिन वेदर इट इज अ पेरेंट, पहले डिटरमिन करो भाई कि पेरेंट हो भी कि नहीं। कैसे? बाय असेसिंग वेदर इट कंट्रोल्स द इन्वेस्टी। अब लड़ाई सिर्फ ये है, कंट्रोल कब होगा। पेरेंट वो जिसका, पेरेंट इन्वेस्ट, हर इन्वेस्टर पेरेंट थोड़ा ही है, वो इन्वेस्टर पेरेंट होगा जिसका इन्वेस्टी पे कंट्रोल हो। 50% बाद में बात करें। कंट्रोल कैसे डिटरमिन होगा, उसके लिए 3 शर्तें हैं। नंबर 1, एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी इफ एंड ओनली इफ इट हैज ऑल फॉलोइंग। देखो ना, पहली बात क्या की हमने, इन्वेस्टर कंट्रोल करे तो वो पेरेंट है। कंट्रोल कब करेगा पेरेंट, इन्वेस्टर इन्वेस्टी को कंट्रोल कब करेगा? इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी व्हेन, बस ये 3 ही चीजें हैं, पावर ओवर इन्वेस्टी, बस इतना से याद रखना है, ठीक है। पावर ओवर इन्वेस्टी, एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न। वेरिएबल रिटर्न किसे कहते हैं जी? वेरिएबल रिटर्न किसे कहते हैं जी? डिविडेंड को। डिविडेंड इज अ वेरिएबल रिटर्न बच्चों। आपने अगर एस के शेयर्स खरीदे हैं तो एस ने 10% डिविडेंड बांटा है, तो क्या अगले साल 10% फिर बांटना होगा उसने? वो 15-20 भी हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, इसीलिए इसको वेरिएबल। लोन होता है, डिबेंचर होता है, इस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट उसी को कहते हैं ना, ठीक है। फिक्स्ड रिटर्न जो होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर होता है, वो सूद वाले इंस्ट्रूमेंट्स पे होता है। ये वेरिएबल रिटर्न है, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी बहुत होगा कभी कम होगा, ठीक है। तो वेरिएबल रिटर्न, तो कहता है जी कंट्रोल कब होगा इन्वेस्टर का, पेरेंट का कंट्रोल कब सब्सिडरी पे समझा, यानी कि पीटीसीएल कंट्रोल यूफॉर्म में कब समझा जाएगा? जब उसकी पावर हो ओवर इन्वेस्टी। या दूसरी बात, या नहीं है, एंड इसमें क्या था? ऑल फॉलोइंग, ठीक है। दूसरी, एक्सपोजर और राइट टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विद द, उसको डिविडेंड। देखो अगर आप मिसाल के तौर पे, भाई ने ये मास्क लगाया हुआ है, ठीक है, आपने नहीं लगाया हुआ, तो भाई जो है वो कोविड से एक्सपोज नहीं आप हैं। जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, वो डिविडेंड के लिए एक्सपोज्ड है, जिसने नहीं की वो नहीं की, ये बात करें, ठीक है। तो पहली बात कंट्रोल हो इन्वेस्टी पे, दूसरी बात एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न यानी एक्सपोजर टू डिविडेंड हो, और तीसरी बात इसकी एबिलिटी हो टू यूज इट्स पावर ओवर इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इट्स रिटर्न, के वो जो है वो इस रिटर्न को इफेक्ट भी कर सके। इट शैल डिटरमिन वेदर इट इज प्रिंसिपल और छोड़ो एल एंड भी छोड़ो, ठीक है। मतलब यार अब करता ही वही था। देखो ना, अब मैंने अगर 60% एक्वायर किया हुआ है तो फिर मैंने ही डिसाइड करना है, मैं ही डायरेक्टर, मैं ही कंट्रोल है, मेरा ही कंट्रोल है, तो मैं खुद ही डिसाइड कर रहा हूँ अमाउंट ऑफ रिटर्न होनी क्या चाहिए, ठीक है। तो भाई ये इतनी सी बात थी इस पूरे डिब्बे के अंदर, और आपने कुछ भी याद नहीं रखना, सादा बात। इन्वेस्टर कब इन्वेस्टी का पेरेंट कहलाएगा? जब वो उसे कंट्रोल करे। कंट्रोल कैसे डिटरमिन होगा? अगर पावर ओवर इन्वेस्टी हो, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न हो, और एबिलिटी टू यूज इट्स पावर टू अफेक्ट दिस रिटर्न हो। अब एमसीक्यूज में चौथी बात भी लिखी होगी, आपने उसको इग्नोर करना है, ये 3 सही, बस ये एमसीक्यूज है, ऐसे एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। आपको नजर आ रहे हैं एमसीक्यू? 51 है इसका। नहीं बेटा, फिक्स कैसे कर देगा? फिक्स तो हो नहीं ना सकता। एबिलिटी टू यूज इस पावर 15 दे दो, 20 दे दो, 25 दे दो, फिक्स तो होता नहीं है ना। अगर फिक्स होगा तो वो तो फिर फिक्स कौन करता है?
ये जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं लोग, ये रिस्क टेकर्स होते हैं। तो प्रॉफिट हुआ तो फिर 50% भी डिविडेंड ले जाते हैं, नहीं होगा तो फिर कुछ भी लेके नहीं जाते, तो रिस्क लेते हैं ये लोग। तो ऐसे तो होता नहीं है ना, फिक्स कर भी देंगे तो बस वो फिक्स नहीं है, वो वैसे ही उन्होंने फिक्स किया हुआ है, वो मुनासिब तो है भी नहीं वैसे भी, ठीक है। और मिसाल के तौर पर उन्होंने फिक्स किया हुआ है और किसी साल के अंदर जो है प्रॉफिट नहीं आता, लॉस आ जाता, तो फिर भी फिक्स ना रहा, लेकिन इंटरेस्ट वाले को तो फिर भी देना पड़ा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसके साथ कौन सा एमसीक्यू होगा जी? एमसीक्यू नंबर 51। अब ये बस आपने ना यहां से टिक करते जाना है, ये आपके ऐड हो रहे हैं होमवर्क के अंदर, ठीक है। डन। नेक्स्ट, सर्कमस्टांसेस अंडर विच कंट्रोल। अच्छा, सर्कमस्टांसेस, ये दो एमसीक्यूज आपके अब दूसरा और तीसरा ये होमवर्क होता चला जा रहा है, ठीक है ना। ये दो होमवर्क, वो कहता है वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें कंट्रोल एग्जिस्ट कर सकता है। ये तो यार ऐसे ही ऊपर वाला पढ़ लो, बड़ी सादा सी बात लिखी हुई है। कहता है कंट्रोल इज अज्यूम टू एग्जिस्ट व्हेन पेरेंट ओन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अदर सब्सिडरीज मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर्स। अब ये जो है ना, ये आपके सिलेबस में तो बाहर है, लेकिन अब लिखा रहे, मैं इसको काट नहीं रहा, ये आपके सिलेबस से तो बाहर है, सब सब्सिडरी वाला कॉन्सेप्ट है नहीं ना। लेकिन वो ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पे मैं PTCL हूं, ये यूफोन है और ये रॉयल फैन है, ठीक है। अब मैंने इसके 60% शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, और इसकी आगे 100% शेयर होल्डिंग है मिसाल के तौर पे, तो सब सब्सिडरी भी बन गई ना मेरी उसको। लेकिन इसको छोड़ो, बस आप ये ध्यान में रखो जितना आपने पढ़ा हुआ है, मोर देन हाफ वोटिंग पावर हो, बस ये याद रखना है। कंट्रोल कब एग्जिस्ट करता है, जो कि आपको भी पता है, वो क्या है कि व्हेन पेरेंट ओन्स मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। एक बात याद रखना, वोटिंग शेयर्स जो हैं वो कंट्रोल डिटरमिन करते हैं। ये प्रेफरेंस प्रूफरेंस शेयर्स जो होते हैं जिनमें वोटिंग राइट्स नहीं होते, ये कभी भी आपका एमसीक्यू करोगे ना जब घर पे, तो हेल्प करेगी ये बात। ये कभी भी आपको जो है वो ये कंट्रोल नहीं आपका आ जाता इन प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह पे, जिन पे वोट नहीं होता, वोटिंग शेयर्स होते हैं, ठीक है, जो आपका कंट्रोल डिटरमिन करेंगे। अनलेस in exceptional circumstances it can be clearly demonstrated that such control does not exist। इसको रहने दो। वो क्या हो सकते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस? वो ऐसे हो सकते हैं, चलो लिखा रहे, अगर ये लिखा हो मैं मिसाल दे देता हूँ। अब ये वैसे काट दो, लेकिन मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि जी इस वक्त मेरी क्लास के अंदर, आज बच्चे तो हैं ही बहुत कम, 25-30 बच्चे हैं जी आज, ठीक है। 30 बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये इस वक्त जो है वो ये कंपनी है, ये सारे के सारे इसके शेयर होल्डर्स हैं, और इसमें से इन 30 शेयर होल्डर्स में से जो कंपनी के शेयर्स हैं वो इसके पास 55% है और बाकी सब के पास 45% थोड़े थोड़े करके हैं। अब ये वैसे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? मेजर शेयर होल्डर, कंट्रोल इसका होगा, 55% शेयर्स है ना, ठीक है। लेकिन मैंने एक लॉ बनाया, लॉ मेकर इस क्लास का मैं हूं लेट से, तो मैंने एक लॉ बनाया और उस लॉ में मैंने लिख दिया, मैंने उसके मेमोरेंडम में या उसमें मैंने लॉ में लिख दिया, मैंने एक रेजोल्यूशन, मैंने एक लॉ पास कर दिया, ठीक है, कि तो इसको क्या कहा, तुम्हारे पास 55% शेयर्स हैं, तुम्हारी बात मुझे इतनी पसंद है, लेकिन साथ ही मैंने एक लॉ बना दिया, जब तक सारे के सारे किसी एक चीज से मुत्तफिक नहीं हो जाते तब तक वो चीज फैसला नहीं कहलाएगी। अब ये फिर वैसे ही बेचारा कंट्रोल का है, कंट्रोल कहाँ कंट्रोल है, ये तो फिर तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कभी ऐसा हो जाए तो कि आप बता सके कि जी देखो कोई एग्रीमेंट हुआ है जी, ये कर नहीं सकता, फिर वो कंट्रोल नहीं होगा, वरना 50% से ऊपर पे कंट्रोल होता ही है। तो मैंने वो काट ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट कटो इनो। नेक्स्ट, अच्छा, इसको एक डिफेक्टो कंट्रोल होता है। डिफेक्टो कंट्रोल किसे कहते हैं? अब डिफेक्टो कंट्रोल ये है कि मिसाल के तौर पे इसकी दो सिचुएशन है। ये पहली बात हो गई ना कि 50% से ऊपर शेयर्स हैं, हाफ से ज्यादा वोटिंग पावर है, तो कंट्रोल आपका। दूसरा सिचुएशन क्या है? डिफेक्टो कंट्रोल। डिफेक्टो कंट्रोल किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे इस हमारी ये कंपनी जो है, इसके अंदर 49% शेयर्स मेरे पास हैं, 49% शेयर्स मेरे पास हैं। अब हाफ से ज्यादा तो नहीं है मेरे पास वोटिंग राइट्स, लेकिन बाकी जो 51% शेयर्स हैं वो इन 30 बच्चों के पास बंटे हुए हैं। किसी के पास 1 शेयर, किसी के पास 1.5 शेयर, किसी के पास 2 शेयर, किसी के पास आधा शेयर। 30 लोगों में 49% बटे हुए हैं और फिर 49% मेरे अकेले के पास है।
अब इन 30 में से यार कोई एक दो भी मेरे साथ नहीं मिलेगा, ये कहता नहीं नहीं, अच्छा मिल जाएगा, यूं सर यूं किया ना मैंने, कहता नहीं। तो इन 30 में से कोई एक दो तो मेरा हम जहन निकल ही आएगा। ये तो नहीं है कि देखो ना, और कोई एक भी अगर उठ के आ गया, एक शेयर वाला भी, 1% शेयर होल्डिंग वाला भी अगर आके मेरे साथ शामिल हो गया, तो मैं तो 50% पे आ गया ना। तो अगर 49% शेयर्स मेरे पास हैं और बाकी 51% शेयर्स इन 30 बच्चों में बटे हुए हैं, तो स्टैंडर्ड कहता है तुम्हारा डिफेक्टो कंट्रोल ही है, एक दो तो तुम्हारे साथ भी मिल ही जाएंगे, सारे थोड़े उस तरफ खड़े हो जाएंगे, तुम अकेले रह जाओगे, तुम्हारा कंट्रोल आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसको डिफेक्टो कंट्रोल कहते हैं। पढ़ें, a company might control another company even if it owns shares which give it less than half of voting rights. ये मेरी बात हो रही 49%. Such a company is said to have de facto control over the company. De facto is a Latin phrase that translates effect. It is used. यार ये de facto को तो ना ही आप जो है ना वो एक्सप्लेन करें ये क्या होता है। सानू की लैटिन, ठीक है, ऊपर वाली बात ठीक है। A company might control another. नीचे जो एग्जाम्पल है ना ये देख लो असल में, ठीक है, बस इसको छोड़ो, ये कार्ड, ये देखो ना, अब ये अब थ्योरी, वरना आप कैसे पढ़ेंगे ये सारी। पढ़ें जी इधर, ए के पास 45% शेयर्स हैं, probably gives A complete control of B. क्यों 45%? It would be likely that sufficient number of other shareholders would vote together to stop A directing the company as it wishes. हाँ जी, अब सही है, सही है, मतलब समझ आई मेरी एग्जांपल से, समझ आई। अब अगली बात, अच्छा मेरे पास 45% शेयर्स हैं इस कंपनी के, और क्या नाम है भाई आपका, मोइज के पास जो है वो 30% शेयर्स हैं, और बाकी सारे शेयर जो है, मेरे पास 40% है, मोइज के पास 30%, 70 हो गए, बाकी आप सबके पास 1-1% शेयर, एजाज मैथ, ठीक है। अब मैंने मोइज के साथ ये एग्रीमेंट लिखवा लिया, एग्रीमेंट कर लिया, तुम्हारी हर मेरी हाँ, तुम मेरी हर हाँ में तुम्हारी हाँ होगी, मेरी हर ना में तुम्हारी ना होगी, चलो एग्रीमेंट लिखो। तो फिर मेरा 40% तो ना हुआ। फिर जब मैंने उससे लिखवा ही लिया है कि जो मैंने हाँ करना है तुमने भी वही हाँ करना है, जो मैंने ना करना है तुमने भी वही ना करना है, तो फिर इसका मतलब हमारा डिफेक्टो कंट्रोल आ गया। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। A company might control another company even if it owns shares which give less than half of voting rights because it has with an agreement other shareholders which allow it to exercise. तो यहां पर एग्जांपल मैंने क्या बनाई जी, ये तो समझ आ गई ना, ठीक है। ये उमैर 49% पे था यहाँ पे, ठीक है, और ऑल क्लास 51% पे थी, तो मैंने कहा था कोई एक आधा तो इधर मिल ही जाएगा। और यहाँ पे मैंने कहा जी कि मेरे पास 40% थे और मोइज के पास 30% थे, और ऑल क्लास जो बाकी है उसके पास 30% थे। हमने क्या कर लिया, एग्रीमेंट। तो फिर कंट्रोल किसके पास आ गया, मेरे पास कंट्रोल, मैंने से एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, बात समझ आई? चलो आगे बढ़ो, 10 मिनट और पढ़ लेते हो। अच्छा एक मिनट सिर्फ मुझे ना एक दो बातें छोटी छोटी पढ़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फिर मैं पेंडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये वो सिचुएशन है कि कब सब्सिडरी कब जो है वो पेरेंट सब्सिडरी को अपनी कंसोलिडेट ना करे, ये वहां पे सिचुएशन वो कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब ईद के बाद। MCQ 49 जो है इसमें आपको ये बताना पड़ेगा, चलो ये भी पेंडिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स पेंडिंग हो गए, वैसे ये आसान है लेकिन आगे चलो। देखो ना एकदम से सब कुछ शॉर्ट होने लगा है, ये हमने वैसे ही पेंडिंग करना है, ये आज पढ़ना था ही नहीं, मेरे प्लान में भी नहीं था। ठीक है, बस अब ये 3 पॉइंट्स हैं, ये पढ़ लें। अब इधर देखो, स्टैंडर्ड कहता है कि हमारे सामने ऐसी कोई एग्जाम्पल एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि किसी सब्सिडरी को कंसोलिडेट ना किया जाए। क्या मतलब, मैंने कहा जी मेरी एक सब्सिडरी जो है वो मैं पाकिस्तान में भी हूं, मेरी सब्सिडरी जो है वो जापान में, चढ़ने का फिर करो। सब्सिडरी लोकल है, सब्सिडरी फॉरेन है, उन्हें करो। सब्सिडरी जी हमारी लॉस मेकिंग है, करो। सब्सिडरी जो है वो किसी और सब्सिडरी की सब्सिडी करो। यानी कोई ऐसी एग्जांपल स्टैंडर्ड कहता है हमारे सामने है नहीं जिसमें हम ये कह सके कि आप किसी सब्सिडरी को आप कंसोलिडेशन से ना गुजारें। वो चीज तो मैंने वैसे नहीं पढ़ाई अभी। ठीक है, जब पेरेंट को रिक्वायर्ड नहीं है, वो सिचुएशन बाद में पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ो।
ऑल सब्सिडरीज, किसी नस्ल की सब्सिडरी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप पाकिस्तानी सब्सिडरीज को कंसोलिडेट कर लें, जापानियों को ना करें, प्रॉफिट वालियों को कर लें, लॉस वालियों को ना करें, है जी, ऐसे नहीं करना, ठीक है। हाँ, आप कपड़े बनाते हैं, वो जूते बनाती है सब्सिडरी, कंसोलिडेट ना करें। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ सब्सिडरी है तो कंसोलिडेशन जरूरी है, ओके। ऑल सब्सिडरीज टू बी इंक्लूडेड, कोई सब्सिडरी छोड़नी नहीं है, जितनी मर्जी सब्सिडरीज है, 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, जिस मर्जी नस्ल का काम कर रही हैं, जिस मर्जी मुल्क में बैठी हैं, प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं, जो मर्जी कर रही हैं, अगर आपकी सब्सिडरी है तो जितनी है आपने कंसोलिडेट करना है। ऑल सब्सिडरीज टू बी इंक्लूडेड, ये एमसीक्यू आपका हो गया होमवर्क में, ठीक है ना जी। ये पेंडिंग है, पेंडिंग मैं लिख लूँ ना, बाकी ना समझ लें पेंडिंग, ये पेंडिंग, अच्छा ये हो सकता है जाते जाते करा दूं फोर्थ, बहरहाल, और ये पेंडिंग, तो 11वां और 11वां और तीसरा तो पक्का पेंडिंग है, चौथे का मेरा दिल कर रहा है। अच्छा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट इंक्लूड ऑल सब्सिडरीज ऑफ द पेरेंट, देयर इज नो ग्राउंड्स फॉर एक्सक्लूडिंग अ सब्सिडरी फ्रॉम, कोई ऐसा ग्राउंड, कोई ऐसी हमें एग्जांपल नजर नहीं आती, ठीक है। अगली बात, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। पीटीसीएल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, भाई जाग जाना जरा, पीटीसीएल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर स्टॉक जो है वो एफको पे है, ओके, और यूफोन की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उनकी मर्जी है, वैसे तो कोशिश होती है कि एक जैसे ही हो पॉलिसीज, लेकिन चलो स्टॉक किस पे है, फाइफो। अब जब आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो इसके अंदर अब दोनों की अलग अलग पॉलिसी वाला स्टॉक तो हो नहीं सकता, क्या ख्याल है, एक पॉलिसी पे लाना ही पड़ेगा। अब किसकी पॉलिसी चलेगी, देखो भाई, वालिदैन की पॉलिसी, बाहर तो वालिदैन की पॉलिसी, आपस में बेशक आप गपशप लगाओ, जो मर्जी करो, आपकी अपनी मर्जी हो, सोने जागने का टाइम अलग अलग हो, बाहर पॉलिसीज, फिर भी बाहर खानदान की पॉलिसी चलती है, आपके वालिद की पॉलिसी चलती है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनेंगी तो हम इस पेरेंट के स्टॉक को भी फाइफो से एफको पे कन्वर्ट करके इधर ऐड करेंगे, क्योंकि ग्रुप की पॉलिसी वो है जो पेरेंट की पॉलिसी, आपके खानदान की पॉलिसी वो है जो आपके अब्बा की पॉलिसी है। घर में बेशक आपकी पॉलिसीज डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट चीजों के ऊपर आपका नुक्ता नजर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बाहर डिफरेंट नहीं हो सकता। बाहर आपके वालिद साहब की पॉलिसी आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, नहीं भी हो तो अब होनी चाहिए, ठीक है, उसूल भी यही है। अब अगर आपने अपनी सब्सिडरी के स्टॉक को फाइफो से एफको पे करवाया ताकि ये इन लाइन हो जाए विद ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ग्रुप की पॉलिसी के, तो क्या इसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अगली बार ये एफको ही होगा? क्या इसको सेपरेट में भी मजबूर करें कि ये चेंज करे? यहाँ पे आईएफआरएस 3 ऑडिटर ने कहा इसको सेपरेट में तंग ना करो, ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है, सिर्फ कंसोलिडेशन के अंदर करोगे, आईएस 8 वगैरह लगाना पड़ जाएगा बेचारे को। वो आईएस 8 जब आपने एफआर 1 में पढ़ा था ना, वहां पे भी ये एडजस्टमेंट इस तरह से लिखी हुई थी, ये सब्सिडरी के स्टॉक की वैल्यूएशन, सब्सिडरी की पॉलिसी को आपने चेंज किया कंसोलिडेशन करने के लिए, तो ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है, ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। ये क्या है, पढ़ो। If a member of group uses accounting policies other than those adopted in consolidated for like transactions and events in similar circumstances, appropriate adjustments are made to the group members' financial statement in preparing consolidated statements to ensure तो कर ली जाती हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स कर ली जाती हैं उस मेंबर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है ना, और सही है, कर लेंगे हम उसको एडजस्टमेंट, ताकि वो किस पर आ जाए, ताकि वो ग्रुप्स अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर आ जाए। ओके, पढ़ोगे ना ये बात जी? नहीं, ओके, नेक्स्ट। ऑल बिजनेस, अच्छा, एक्विजिशन मेथड क्या है, वही जो हम पढ़ रहे थे, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं वो क्या था, एक्विजिशन मेथड ही तो है। चलो इसमें क्या करना है, इसको जरा रीड ओनली करके आना, ठीक है। ये उसने बस बात जो करनी है ना, वो एसेट्स लायबिलिटीज का लफ्ज लिख देना है, हम उसी को इक्विटी के लफ्ज से जानते और खेलते कूदते आए हैं, हम इक्विटी से खेला करते हैं, वो एसेट्स लायबिलिटीज कह रहा होता है, ठीक है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कहता है जब कभी नेगेटिव गुडविल आ जाए, नेगेटिव गुडविल क्या था, इनकम थी ना, याद है, सीआरई में गई थी, स्टैंडर्ड कहता है अगर कभी नेगेटिव गुडविल आ जाए तो एक मिनट रुको, मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव गुडविल हो भी सकती है। क्या मतलब,
ये कैसे हो सकता है? 100 वाली चीज अगला तुम्हें 80 की दे गया। रुको, एक दफा रुको और जरा आके बताओ, बार्गेन परचेज, ठीक है, रुको और जरा तो कुछ चीजें चेक करो। कहता है अ बार्गेन परचेज इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इन विच कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लीड्स टू अ नेगेटिव फिगर। अगर ऐसा हो जाए, बार्गेन परचेज कैसे कहते हैं? जब नेगेटिव गुडविल आ जाए, वो ये कह रहे हैं। अब आगे उसकी बात करता है। व्हेन दिस हैपेंस द एक्वायरर, स्टैंडर्ड कहता है भाईजान पीटीसीएल रुको, कुछ चीजें जरा चेक कर लो। मुझे लगता है तुमने एसेट्स लायबिलिटीज मतलब इक्विटी फेयर वैल्यूज, यहां पे हम क्या करते थे, एसेट्स आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो अज्यूम किए हैं, कहते हैं रुको एक्वायरर रिव्यू करो द प्रोसीजर यूज्ड टू मेजर द अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन ऑन एक्विजिशन डेट फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसको हम कहते होते थे इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस। हम सरप्लस लेते थे ना, ठीक है, तो हम एसेट्स लायबिलिटीज के साथ नहीं खेलते, हम इक्विटी के साथ खेलते हैं, ठीक है ना। तो कहता है एसेट लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने में क्या तुमने प्रोसीजर यूज किया, जरा चेक करो, यानी कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। फिर एनसीआई फेयर वैल्यू या जो प्रोपोर्शनेट बेस है, तो एनसीआई को आपने सही कैलकुलेट किया है। और उसके बाद कंसीडरेशन ट्रांसफर, ये जो आज हम 27वां सफा पढ़ रहे थे, इसमें कोई गलती तो नहीं की। यानी स्टैंडर्ड कहता है अगर नेगेटिव गुडविल आ जाए तो भाईजान जरा रुक कर ये चेक कर लो ये सही है भी या नहीं। अगर फिर भी ये चेक करने के बाद निकल आए तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं, पर खतरा उसको बहुत है इससे, ठीक है। और ये पढ़ लेना आप, ठीक है, इससे कोई एमसीक्यू भी नहीं है, एमसीक्यू 12 होगा। तो जो एमसीक्यूज आप इन रीडिंग से निकाल सकें वो निकाल लीजिएगा। जिंदगी रही तो ईद के बाद होगी मुलाकात। एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।